हलचल है लगातार, रणभूमि में क्या होगा इस बार? किसान है परेशान, युवाओं पर भी आई है आंच। क्या राम मंदिर से बन पाएगी बात या महंगाई रणभूमि में देगी मात? जनता की दहाड़ हम सुनेंगे इस बार, तथ्यों पर करेंगे बात। सिर्फ और सिर्फ चुनावी चक्रव्यूह में सुना सियासी हल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, आप देख रहे हैं चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें लोकसभा चुनाव से लेकर के हर जिले की समस्या को प्रमुखता से उठाना ही हमारा काम है। जी हां, आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा त्योहार, जिसे हम लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं, अब उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि चुनाव का समय भी नजदीक आ गया है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है और जीतोड़ मेहनत भी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री समेत सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाने के लिए खूब मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देश और प्रदेश का दौरा कर तेजी से विकास के काम करने का दावा भी किया जा रहा है। इस दौरान साथ ही जनता को लुभाने के लिए ढेरों सौगात भी दिया जा रहा है। वहीं अब अगर विपक्ष यानी कि इंडी गठबंधन की बात करें तो गठबंधन भी किसी से कम नहीं है। एकता की मिसाल देने वाला इंडी गठबंधन वैसे तो अपने अपने राज्य में एकल चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए आज भी एकता की ही बात कर रहा है। बता दें, विपक्ष भी किसी से कम नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत अन्य ने मिलकर देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश की भोली भाली जनता को लुभाने का काम किया है। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी अब पूरा हो चुका है, जिसका कोई खासा रिस्पॉन्स भी देखने को नहीं मिला है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी विपक्ष पर काफी असर पड़ा है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से विपक्ष अंदर ही अंदर बिखर भी गया है। ये तो रही राजनीतिक गलियारे में चल रही हलचल की बात। अब आपको लखनऊ की जनता और उनकी समस्याओं से रूबरू कराते हैं। एक बार पहले भी लखनऊ की समस्याओं को उठा चुके हैं हम, और दोबारा से लखनऊ की समस्याओं पर कितना काम हुआ है उसे दोबारा से दिखाएंगे। वहीं सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठ रहे सवालों का भी जवाब लेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से अजितेश जी, सपा से ललित जी हैं, प्रियंका सिंह रघुवंशी जी है, महानगर अध्यक्ष किन्नर समाज, सुशील पाल जी है, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष है, और हमारे साथ हमारे संवाददाता शमशाद जी भी ग्राउंड जीरो से मौजूद है लखनऊ से। सबसे पहले हम शमशाद जी के पास ही चलते हैं, पहले मुद्दों के बारे में जान लेते हैं कि लखनऊ में कौन कौन सी समस्याएं इस वक्त सबसे प्रमुख हैं। शमशाद जी, सबसे पहले यही सवाल है कि यहाँ पर जनता किसको पसंद कर रही है, कौन से समस्याएं प्रमुख है, कौन से मुद्दे प्रमुख है जिनको ध्यान में रख करके इस बार मतदान किया जाएगा? शमशाद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अजितेश जी, आपसे ही सबसे पहला सवाल करते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष को उखाड़ फेंकेंगे, भ्रष्टाचार की सरकार पहले चलाई जा रही थी और अब भ्रष्टाचार का सफाया हो रहा है। वहीं लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को मिटाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैडम, लोकतंत्र इसलिए खतरे में बताया जा रहा है जी, कि जो भ्रष्टाचार के नाम पे जनता को गुमराह करके सत्ता में आए थे, आज उनकी पोल खुल रही है। जी, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी इस बात का डर है कि कहीं जिस तरह केजरीवाल जी का चेहरा बेनकाब हुआ है, देश की जनता ने जाना है कि किस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। उनके पैसे को, उनके टैक्स के पैसे को शराब की गलत नीतियां बना के लागू की गई, फिर उसको निरस्त किया गया। इसके बीच जो बंदरबाट पैसे का हुआ है, तो जो अन्य पार्टियां हैं वो भी उसी राह पे, उनको एक डर है कि अब मेरा भी नंबर आएगा, मेरा भी जांच होगी, मेरी भी जो हमने भी देश की जनता के साथ गलत किया वही पोल खुलेगी। ये लोग सब डरे हुए हैं, डर के इस बात से डरे हैं कि मोदी जी को देश की जनता इधर लाइक भी कर रही है, चुनाव भी जिता रही है, हर चुनाव मोदी जी का साथ दे रही है, इनकी पोल भी खुल रही है, तो इनको अपने को समाप्त होने का डर, जो भाई भतीजा परिवारवाद वाली इनकी पार्टियां हैं, इनको डर सता रहा है कि जिस तरह केजरीवाल जी का चेहरा देश की जनता के सामने आ गया है, वैसे ही पूरी पार्टी का जो है, इनके जो खुलने का डर है कि सच बाहर आ जाएगा। कि चुनाव ये चिल्ला जरूर रहे हैं, मैं बता दूं, देश की जनता मोदी जी के साथ है और पूर्ण बहुमत से 2024 में सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेके पूरे लखनऊ में तो एक नारा चल रहा है कि अब की बार 5 लाख पार।
वही नारा पूरे देश में चल रहा है, अब की बार 400 पार, जी। मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मुद्दे कौन से होंगे? मुद्दे तो जनता उठा रही है, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि वो पूरे नहीं किए जा रहे, विकास के केवल दावे किए जा रहे हैं। प्रियंका जी जवाब दीजिएगा, कई सारी समस्याएं हैं। समस्याओं की जहां बात आती है तो जी। समस्याओं का लखनऊ में जहां तक मैं देख रही हूँ, मुझे तो बहुत सारी समस्याओं का पूरा पुलिंदा दिखता है। जी। एक दो समस्याएं नहीं, अगर झुग्गी झोपड़ी से लगा करके पानी, नाली, इवन सीवर, इवन लाइट्स, और अभी बीच में अपने यहाँ काफी सारे फुट ओवर ब्रिज और अपने फ्लाईओवर्स बनाए गए जिन पे लाइट की व्यवस्था अभी नहीं है, काफी जी। जगहों पे बंद रहती है रातों में। तो सुरक्षा, और रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, आए दिन कभी चैन स्नैचिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरह की बहुत सारे टॉपिक्स रखे गए हैं जिन पे गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं नहीं कहती काम नहीं कर रही, लेकिन जी। चीजों को ग्राउंड लेवल पे लाने पे अभी बहुत पीछे है। जी। लेकिन जीरो टॉलरेंस की भी बात लगातार की जा रही है, माफियाओं को खत्म कर दिया गया है, गुंडा राज खत्म हो गया है, ये दावे भी लगातार किए जा रहे हैं प्रियंका जी। नहीं, इन चीजों पे तो पूरा उत्तर प्रदेश मानता है कि हाँ, अभी लॉ एंड ऑर्डर इंडिया, और सॉरी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है। जी। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अभी तक, जब से बीजेपी का गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आया, तब से कोई दंगा वाद विवाद नहीं हुआ ऐसा। जी। मतलब एक दो हुए हैं, छुटपुट घटनाएं हर जगहों पे हुई हैं, कुछ जगहों पे जिनकी मुझे जी। जानकारी है, लेकिन उस तरह की बहुत बड़ी हानि या बहुत बड़ी दुर्घटना ऐसा कुछ सुनने में, जानकारी में नहीं आया। जी। लेकिन जब बात आती है जनता की सुरक्षा व्यवस्था की, जनता की मूलभूत सुविधाओं की, जी। वहां पे हम गवर्नमेंट को पीछे पाते हैं। जी। जी। अजितेश जी जवाब दीजिएगा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि वाकई में लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिसका दावा सरकार भी लगातार करती है, वही आज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, बाकी के सारे काम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। देखिए मैडम, मैंने 2 बार तालियां बजाई है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नोटिस नहीं किया होगा। मैंने जो साथी प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे, जी। तो इतना अच्छा बोल रहे थे कि मैंने 2 बार तालियां बजाई, जी। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ तालियां बजाई है, क्योंकि इन्होंने स्वीकार किया काम हो रहा है, काम हो रहा है। इन्होंने 2-3 बार जिक्र किया लेकिन हमारी उन्होंने सरकार ये भी कहा है ना कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 4 से 5 लाख लोग रहते हैं, पीएम आवास की बात तो लगातार होती है, लेकिन अभी भी 4 से 5 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में ही हैं। देखिए मैडम, जब आप समझ सकती हैं कि अगर विपक्ष का प्रवक्ता चैनल पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पे मोहर लगा रहा है, स्वीकार कर रहा है, पहली बात मैं अजितेश जी, अब प्रियंका जी से सुन लीजिए, नंबर आएगा तो भूलिएगा, आपका नंबर क्या बता रही है। पहली बात सुनिए, अजितेश जी, प्रियंका जी से कंफर्म कर लीजिए ना पहले। पार्टी विशेष से नहीं हूँ, पहली बात ये ध्यान रखिए। पहली बात आप ये याद रखें, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की सदस्यता से नहीं हूँ जी। मैं उत्तर प्रदेश की एक नागरिक हूँ और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। बिल्कुल मैं राइट नहीं दूंगी कि आप किसी पार्टी से मुझे जोड़ें। तो मुझे मेरा कंफ्यूजन रहा होगा, मान लीजिए, कहने के बाद देश की जनता अगर स्वीकार कर रही है, प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है कि हमारा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार को देश की जनता का समर्थन मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन एक सवाल और उठाए जा रहे हैं ना, पूर्ववर्ती सरकारों ने पूरा स्ट्रक्चर इतना खराब किया हुआ है, उसको बदलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी 7 साल की हमारी यूपी में सरकार आई है, धीरे धीरे बहुत चीजों का परिवर्तन दिखेगा और जो थोड़ी बहुत शिकायत जनता है वो भी दूर हो जाएगा जी। लेकिन प्रियंका जी ही एक और सवाल उठाती हैं, हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, लेकिन पीएम मोदी हमेशा ये बात तो कहते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या किया गया? लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी और लड़ाने की तैयारी कर ली गई, लेकिन उन्हें किस प्रोसीजर के तहत क्या कुछ तैयारी करके किस क्षेत्र में सबसे आगे रखा गया है? जी अजितेश जी बताइए। देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी पूरे देश के सामने रखा जाएगा। अभी कल हमारी बैठक भी दिल्ली में घोषणा पत्र को लेकर हुई है, कमेटी जो गठित की गई है, तो निश्चित रूप से मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हमारा नया जो मैनिफेस्टो आ रहा 2024 में बहुत ही अच्छा होगा, देश की जनता हित के लिए होगा। लेकिन इस बार तो चुनाव लड़ने की बात हो रही है ना, तो इस बार भी तो ऐसा होना चाहिए। अब चुनाव के कुछ ही वक्त बचे हुए हैं, अगर बाद में आएगा तो कैसे चलेगा काम? नहीं, आ जाएगा, आज ही कल में कभी भी आ सकता है, मैनिफेस्टो कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए चीजों को, हमारे यहाँ देश की जनता से मैनिफेस्टो के लिए राय लिया गया है, तमाम जगह कैंप चलाया गया है, तमाम जगह अभियान चलाया गया है कि देश की जनता अपनी राय रखे कि भाजपा ऐसा क्या
अपना चुनावी घोषणा पत्र करे, क्या ऐसी बातें रखे, आप सब राय दीजिए। तो देश की जनता की राय से के हिसाब से उसमें मंथन के बारे में मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। जनता से और अजीत भाई साहब, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगी आपको। अगर मैं आपकी बात रखूं, हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी है, इसकी अगर हम पॉपुलेशन जो आधिकारिक रूप से समलैंगिक, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर समुदाय को हम जब जोड़ते हैं, समथिंग 10 करोड़ से अधिक की जनसंख्या इनकी है। क्या इनमें से किसी का प्रतिनिधित्व लेकर के कोई चर्चा विचर्चा करी गई? क्या इनसे कोई जानकारी करी गई? क्या इनके लिए कोई अलग से कानून या अलग से कोई व्यवस्था करी गई? नहीं, देखिए, यदि आपका डेलीगेशन मिलना चाहेगा, अभी भी समय है, कोई इसमें बुराई नहीं, आपका अच्छा विचार है। इवन मैंने अजीत भाई साहब, मैंने खुद ऑलरेडी सीएम साहब से मिलने के लिए 3 बार अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन तीनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं, देखिए, सीएम साहब की व्यस्तता रही होगी भाई, पूरा प्रदेश चलाना होता है। आप प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलिए, पार्टी के और तमाम फोरम के नेता है उनसे मिलकर अपनी विषय रखिए। आपकी विषय पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सुनेगी, और वो सबके लिए काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। 10 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को आए हुए, 10 साल हो रहे हैं। अगले आगे की लोग तैयारी कर रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे हम आते हैं, पूरे इंडिया की मैं बात करती हूँ, एक भी ट्रांसजेंडर को या किन्नर समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया? जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा देखिए, बिल्कुल, मैं विद प्रूफ बैठ करके बात करती हूँ। देखिए मैडम, देखिए, जिन्होंने आवेदन किया है, जिन्होंने अप्लाई किया, यहाँ एक प्रोसेस है। एक भी व्यक्ति, हमने किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष या जाति विशेष, ट्रांजेक्शन विशेष को नहीं तवज्जो दिया। जो योग्यता है, जो पात्रता सूची में आया है, उनको आवास मिला है। अगर किसी ने आवेदन किया होगा तो जरूर मिला होगा, आप रिकॉर्ड उनका खंगालिए। ऐसा नहीं, अगर आवेदन नहीं आया होगा तो मिलेगा कहां? मैंने बोला बीजेपी की लखनऊ में चुनावी यात्रा निकलनी थी, किन्नरों को रथ पे बिठा करके भेज दिया गया, चलिए आप प्रचार करिए, सारी चीजें करिए। बेनिफिट में उनको क्या मिला? उनके कार्यक्रम में अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करा, विभाग के लोग नहीं रहे, तो यहां से क्या दिखाना चाहती है गवर्नमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है। जिसकी जो मांगे है, जो समस्याएं हैं, जिसकी जो जरूरतें हैं, सबको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। कहीं विषय रखने में कहीं लापरवाही हुई होगी, विषय रखिए, मुझे लगता है कि पूरी विषय सुनी जाएगी। पीएम आवास वाली बात बहुत जरूरी है। रखूंगी, एक बार और पहल की जाती है इस चीज पे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं, और वो उनका एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल अलग होता है, पूरा प्रदेश जाना होता है, पूरे देश में उनके कार्यक्रम लग रहे हैं। तो अगर सीएम नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं चल रही है। हमारी पार्टी को चलाने वाले लोग अलग बैठे हुए संगठन में, आप संगठन से लोगों को मिल गए विषय लिखिए। मुझे आपका विषय अच्छा लगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, अब आपका विषय सुनवाई योग्य है। मुझे विश्वास है कि पार्टी आपके विषय को सुनेगी और इस पे जितना उचित कार्रवाई होगी करेगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया, जब सोनम चेत्री जी ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी गवर्नमेंट में शामिल हुए, उसके 3 महीने बाद उस बोर्ड की कार्रवाई पे अभी तक एक भी कहीं से कोई भी कार्यक्रम या कोई भी ऐसी एक्टिविटी एक्टिव नहीं करी गई। इवन बजट तक नहीं दिया गया। 1 करोड़ के बजट में कोई विभाग नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं एक हीन भावना इस समाज को लेकर बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे याद आया है कि हमारे यहाँ प्रयागराज में एक महामंडलेश्वर है, क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनको राज्य मंत्री का जी टीना जी बनाया जाता है, तो बिल्कुल टीना माँ जी उनको बोलते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। बात कर रहे हैं जी, कौशलानंदन गिरी जी नाम है। जी, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं किया है, क्योंकि जो विषय है, जो जहां रखा है, तो वहां की सबको सुनवाई हुई है। अजितेश जी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे शमशाद जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ काम किया गया है, कितना काम किया गया है, ग्राउंड लेवल पर कितना हकीकत है, क्या झूठ बताया जा रहा है, सारी चीजें वो बता देंगे अभी, और देश की जनता भी देख ही रही है, वो भी बताएगी साथ में कि क्या सही है क्या गलत है। शमशाद जी, सबसे पहला सवाल यही है कि देश का प्रधानमंत्री आखिर अगला कौन बनेगा, क्या चाहती है लखनऊ की जनता, और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वो मतदान करेगी, क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं? हेलो जी शमशाद जी। हेलो, बंद कर दो। हेलो
शमशाद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 शमशाद जी, आपने सवाल सुना? जी जी शमशाद जी, लोगों से बातचीत करिए, पूछिए उनकी क्षेत्रीय समस्याएं क्या हैं, क्या उनके निदान के लिए कोई उनके पास आया, क्या उस समस्या का समाधान हुआ, अब कौन से प्रधानमंत्री को वो देखना चाहते हैं, तीसरी बार क्या पीएम मोदी ही आएंगे या कोई तख्ता पलट हो सकता है? जी बिल्कुल बता दें, लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी जी। समस्याएं सुन रहे हैं और लगातार दिखाने का काम कर रहे हैं। हम इस समय ग्राउंड रिपोर्टिंग पूरी तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जी। जो जिनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, उनकी जानकारी हम बिल्कुल लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पीसी चौबे नाम है। चौबे जी, किस तरीके की समस्याएं हैं जनता की? कुछ जनता की समस्याएं पूरा है, सरकार रोजगार नहीं दे रही है, रोजगार में फेल हो गई। 200 करोड़ का वादा किया था और पहली बार जब सरकार बनी थी तो 15 लाख रुपए का जुमला दिया था प्रधानमंत्री जी द्वारा जी। तो इसलिए जो है अब आज के डेट में 10 साल में बच्चे जो है ओवररेज हो रहे हैं। सरकार ने 10 साल में कोई नौकरी नहीं दे पाई है किसी को। महंगाई चरम पे कर दिया है। भ्रष्टाचार में तो स्वयं प्रधानमंत्री जी लिप्त है, क्योंकि लिप्त ना होते तो पहले ईडी और सीबीआई का छापा मरवाते हैं, उसके ठीक 15 दिन के बाद वहां 100-200 करोड़ रुपए ले लेते हैं हर कंपनी से। तो ये ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री किया नहीं था, इसलिए जनता नाराज है, नवयुवा नाराज हैं, किसान नाराज हैं। किसानों की जमीन छीनी जा रही है। 40-40 किलोमीटर में 20-20 हाईवे निकाला जा रहा है, 15-15। तो जनता तो नाराज होगी। उनका किसानों का आप जमीन छीन रहे हो, ये क्या आप दर्शाना चाहते हो? क्षेत्र में किस तरीके की समस्या पैदा हो रही? क्योंकि नगर निगम की बात करें तो लगातार कहते हैं कि हम साफ सफाई करते हैं, जैसे सीवर लाइन हो। अब बरसात में जिस तरीके से नालियां भर जाती है तो पूरी तरीके से दावा करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम ने कहीं पर रोड नहीं बनवाया है, सीवर नहीं डलवाया है। उसके बाद जो है फोन करके बताया जाता है कि अपने आवास का टैक्स जमा करिए ला करके। जब आप कुछ वहाँ सुविधा नहीं दे रहे हो लखनऊ के अंदर, तो आप कैसे टैक्स लेने के हकदार हो? हमको बताइए आप। ये तो खाली दिखावटी पर है इनका कि खंभों में जो है चाइना से लाइट मंगवा करके और लपेटवा दिया है पूरे लखनऊ में। ये हमारे देश की विडंबना है, जो कि ये धर्म के नाम पे चलाना चाहते हैं। अरे धर्म तो एक आस्था का विषय है, सभी हिंदुओं का धर्म है, लेकिन आपसे जनता रोजगार मांगती है, महंगाई खत्म करने के लिए बोलती है, किसानों की समस्या आप नहीं खत्म कर रहे हो। आपने जुमला दिया था कि किसानों का जो है केसीसी से कर्ज में माफ कर दूंगा, आज तक आपने माफ किया? 10 साल हो गया। तो आप चाहते क्या हो जनता से? जनता तो आपको इस टाइम चेंज करके कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। भाई आपने आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख रुपए का, उससे भी इलाज नहीं होता है लोगों का। अस्पताल में ले जाओ तो कहेंगे जब सीरियस हो जाओ, मरने की कगार होगी, तब आपका आयुष्मान कार्ड काम करेगा। उसके पहले कोई ओपीडी और कोई इलाज में आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता आपका। तो आप कितना मतलब जनता को भ्रमित करना चाहते हो? भाई 80 करोड़ जनता के साथ आप यहाँ खेल रहे हो। ऐसे हमारे पूरे देश में 140 करोड़ जनता है ना, आप सबको गुमराह कर रहे हो। तो ये जुमलेबाजी आपकी कितना दिन चलेगी? हम शमशाद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अब इसका जवाब भी ले लेते हैं। आप बैठ करके बार बार झूठ बोल रहे हो। सुशील जी, आप जवाब दीजिएगा कि किसान भी परेशान है, लगातार किसानों के लिए बात की जा रही है, लगातार किसान के लिए जनता भी सवाल उठा रही है कि किसान परेशान है, आज सड़कों पर है किसान। तो क्या वाकई में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा? सुशील जी, नेटवर्क इशू आ रहा है। तुषार जी, आप जवाब दीजिएगा। अजितेश जी, कई सारे सवाल उठाए गए, आपने सुना। किसान परेशान है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, युवा लगातार, आपने लखनऊ का हाल भी देखा था, हमेशा सड़कों पर युवा उतर आए अपनी बात को मनवाने के लिए। तो क्या वाकई में ऐसा करना पड़ेगा हर बार अपनी बात मनवाने के लिए कि लोगों को धरना देना पड़ेगा, सड़क पर आएंगे, देश की जनता अपनी बात को मनवाने के लिए केवल सड़क पर आएगी, तभी उनकी बात मानी जाएगी? मैं बोलूं? जी।
देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है। जी अब कोई व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का एजेंट बन के बात जी। करे तो अलग विषय है, मगर जी। देश की जनता जी बखूबी जान रही है। हम हर लेकिन ये बार तो लखनऊ की जनता है ना, वही बोल रही है अजितेश देखिए जी। लखनऊ की जी। सुनिए मैडम, लखनऊ की जनता 2014 में हमको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई वहां पे जी। मोदी जी के चेहरे के साथ, राजनाथ सिंह जी को। 2019 में मोदी जी को फिर से पूर्ण बहुमत दिया वहां पे। जी 2017 की विधानसभा में वहां पे हम सबसे ज्यादा सीट जीते हैं। जी 2022 की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट जीते हैं। 2012 में भी हमारे महापौर, 2017 में भी हमारे महापौर, 2022 में भी हमारे महापौर। तो कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी वहां काम न करती होती तो हम चुनाव कोई नहीं जीतते। देश की जनता बहुत समझदार है, बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजारती है किसी पार्टी को, थोड़ा जांच करने के बाद, अवलोकन करने के बाद उसे वोट देती है। लखनऊ मुझे लगता है कि देश की सबसे टॉप सिटी है, स्वच्छता से लेके आज वहां क्राइम रेट 0 हो चुका है। लखनऊ शहर को विकास की दृष्टि से आज पूरे भारत में सबसे अव्वल दर्जे का प्राप्त है। वहां इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिति की बैठकें हुई जी। हैं, वहां इतने हाई प्रोफाइल बैठकें हुई हैं। मोदी जी कई बार बैठक में आए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाया गया। रोजगार पे बात करते हैं ना अजितेश जी, जो मुद्दा उठाया गया उस पे बात करते हैं ना। रोजगार की बात कही गई, महंगाई की बात कही गई, किसानों की बात कही गई, उस पे बात करते हैं ना। देखिए मैडम, किसानों के लिए भी काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है सरकार द्वारा। किसान हित में 3 बिल थे, उसको भी वापस लिए गए कि उनके लिए और अच्छा काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और जो शिकायतें हैं, हम तो कह रहे हैं जनता की जो शिकायतें हैं उसको भी हम सुनेंगे, उसकी भी समीक्षा करेंगे, उसको भी दूर करेंगे। जी प्रियंका जी, आप जवाब दीजिएगा। अभी जितनी सारी बातें हुई, लोगों ने कितने सारे सवाल खड़े किए, कितने सारे सवाल खड़े किए गए शमशाद जी की तरफ से लोगों से बातचीत के दौरान, आप उसका जवाब दीजिएगा। महिला सुरक्षा से लेकर के, महंगाई से लेकर के, आवास तक की सारी बातें रखी गई सामने। जय प्रियंका जी। अजीत जी, मैं जानना चाहूंगी जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी अग्निवीर। अग्निवीर में बच्चे पढ़ लिख करके अपनी चीजों के, उम्मीदों के पंख लेकर के देश सेवा में आगे बढ़ते हैं। 3 साल बाद उनके भविष्य के बारे में बीजेपी ने क्या सोचा है? जी जवाब दीजिएगा अजितेश जी। देखिए मैडम, पहली चीज तो मोदी है तो मुमकिन है। सुन लीजिए, भरोसा करिए हमारे नेतृत्व पे। जब मोदी जी ने महिलाओं को गैस देना शुरू किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा अरे जिंदगी भर गैस चूल्हा चलाई है, गैस कब तक चलेगा। 950 रुपए में हो गई है। सुनिए पहले 100 रुपए अभी घटा है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर का 100 रुपए और रेट घट गया है। 700 रुपए के आसपास आ गया उज्ज्वला गैस सिलेंडर का रेट जो है। चुनाव चला जाएगा, अभी उसके बाद वो 100 रुपए भी बढ़ा दिया जाएगा अजितेश जी। चुनाव आया है, 100 रुपए कम किया गया है। आकलन नहीं होना चाहिए कि बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है जी। वो तो लेकिन लगातार तो दाम बढ़ ही रहे हैं ना। सुनिए, ऐसे मोदी जी ने जब देश को, गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के जनधन खाते का अभियान चलाया जी, तो लोगों ने भी मजाक उड़ाया कि अरे। लेकिन ये सवाल तो लगातार विपक्ष उठा रहा है ना कि चुनाव नजदीक आया तो चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष को उठा करके आप छापेमारी करवाते हैं, जेल में बिठा देते हैं। इसके साथ ही हर एक चीज के दाम भी सस्ते कर दिए जाते हैं। का तो काम ही है कि बहला फुसला के वोट लेना और सत्ता में आना। लेकिन देश की जनता बड़ी समझदार है, उसको पता है कि इसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने एक स्वच्छता अभियान चलाया था। उस अभियान में कोई पैसा नहीं लेता है, कोई पैसा नहीं देता किसी को, मगर स्वच्छता अभियान को उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया पूरे देश में। आज हर व्यक्ति चाय की कुल्हड़ पीता है सड़क पे, मगर कुल्हड़ जमीन पे नहीं फेंकता, जाके डस्टबिन में फेंकता है। अपने आप पूरे भारत में लोग मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, उनसे प्रेरित हो रहे हैं। तो मोदी जी की जो नीतियां हैं, लेकिन हम जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं ना। अपने गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए सस्ता हुआ। मैं वही बता रहा हूँ, अग्निवीर भी उसी योजना का हिस्सा है। यहाँ पे 1 मिनट रोकना चाहूंगी। हमारा उत्तर प्रदेश का हब है ना, दिल है लखनऊ हमारा। उत्तर प्रदेश का दुनिया के किसी भी कोने से इंसान आता है, चारबाग रेलवे स्टेशन उतरता है। आपकी जानकारी में होगा चारबाग स्टेशन की इतनी साफ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं रखी गई? क्यों नहीं मैडम? सामने फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, उस पे इतनी अव्यवस्थाएं क्यों रखी गई? सामने इतना ट्रैफिक रहता है, उसके बारे में आए दिन डीएम साहब पहुंचते हैं, आए दिन कमिश्नर साहब पहुंच जाते हैं, आए दिन मंडल आयुक्त जी पहुंचती है वहां पे। लेकिन 2 दिन बाद, जहां तक मुझे जानकारी मिली, वहां इन चीजों का जो भी ठेका या टेंडर जिनके हैं वो भी बीजेपी शासन में ही उनकी सदस्यता जो भी चीजें हैं
मैं कंफर्म नहीं करती, लेकिन जो मुझे अनुमानित मिला जानकारी उस हिसाब से, तो वहां पे ये चीजें क्यों नहीं वो कंट्रोल किया जाता है? नहीं, पूरा कंट्रोल किया जा रहा है मैडम, क्यों नहीं एकदम। मैं भी रखे? जो जाम लगा होता है, जो आप भी निकलते होंगे अजीत भाई साहब, ये वो बात आप देखिए टाल मैडम, नहीं सकते कि वहाँ के रश के जाम बारे में। क्या ना, इतनी आबादी है जी। लखनऊ में, इतने शहर के लोग आते हैं। वो जो एरिया बता रही है 4 बाइक एरिया, वो लेकिन एक कोई ऐसा एक एरिया ऐसा है, हब एरिया नहीं है ना तमाम अजितेश जिलों के जी। लोग वहाँ आते हैं, भीड़ बढ़ती है। मैंने अजितेश जी, बोला ना, कोई पूरे ऐसा एक प्रदेश एरिया का नहीं है क्या, ना। पूरे इंडिया का एक हब पॉइंट हम लेते हैं उसको, लेकिन वहां पे जैसे आपने बोला ना स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करते हैं, अभी इसी फोन में मेरा बहुत लॉगिन है, स्वच्छता मैं आपको रहती है, फोटोज दिखाती हूँ सुबह शाम सफाई कर्मी वहाँ साफ करते हैं मैडम, ऐसा नहीं है, भाई काम साहब। हो रहा है। आज आप 5 मिनट का टाइम निकालिएगा, चारबाग फुट ओवर ब्रिज का निरीक्षण कीजिएगा, सामने जो है एक रेल कोच का रेस्टोरेंट बना, उसके सामने का देखिएगा। आप 5 मिनट सफाई की बात क्या, 5 मिनट आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था है वहां पे। और मैं वहां पे कल ही थी, कल मैं डिनर करने के लिए वहीं गई थी रेल कोच में, वहीं सामने गाड़ी खड़ी थी, जब गाड़ी में बैठी तो क्या ही बोलूं मैं जी। इस पर एक सवाल हम हमारे संवाददाता शमशाद जी से भी करते हैं, लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है, क्योंकि ई रिक्शा की समस्याएं लगातार आती रहती हैं। शमशाद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी शमशाद जी, ई रिक्शा को लेकर के लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, उनके लिए रूट डाइवर्ट किया गया, उनके लिए एक निर्धारित रूट भी तय किया गया, कई सारे पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई कि उनके लिए ये रूट डाइवर्ट किया गया है, वो रूट डाइवर्ट किया गया है, वो इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी भी क्या कुछ समस्याएं बिगड़ी हुई नजर आ रही है? क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं? जो एक रेखा होती है, जो एक सीमा होती है, उसको लांघते हुए भी ई रिक्शाएं चलती हैं, जिसको लेकर के कई सारे ट्रैफिक, हर जगह पर ट्रैफिक देखने को मिलता है। ये व्यवस्था सुधारने कही गई थी, लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं, क्या कुछ अभी भी बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से ई रिक्शा जो चालक थे उनको एक रूट दिया गया था जी। और जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे वो ई रिक्शा पूरी तरीके से बंद थे। मगर अब बात करें तो लगभग एयरपोर्ट से और पॉलिटेक्निक तक जो है रिक्शा जो है वो पूरी तरीके से बंद किया गया था। मगर कहीं ना कहीं चारबाग और आलमबाग में चलते हुए नजर आते हैं। बस अड्डे के पास काफी भीड़ मौजूद होती है, जिसके कारण काफी जाम लगता है और जो बड़े वाहन होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं और लोगों की समस्या जो है इस पे बढ़ती रहती है। तो ई रिक्शा कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार ट्रैफिक की भी बात कही जा रही है। शमशाद जी, लोगों से बातचीत करिए, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि इस बारे में सरकार तो लगातार कह रही है कि वहां पर आबादी ज्यादा है, पर लोग क्या कह रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा है कि व्यवस्था ही सुचारू रूप से नहीं चल रही? क्या लगता, क्या नाम है आपका? लोलारक उपाध्याय। ये बताइए, जिस तरीके से आलमबाग और चारबाग आप गए होंगे, काफी जाम दिखता है, तो क्या कारण लगता है इस जाम में? जाम के कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण यह है कि जब गाड़ियां चलती हैं तो एक बैग सीधे चलना शुरू हो जाती हैं, लोग अगल बगल नहीं देख पाते, परिस्थितियां बड़ी भिन्न है हर जगह। और जाम तो जहाँ कहिए तहाँ। मगर ई रिक्शे उन रोडों पे बंद किया गया है, तो क्या प्रशासन का ये काम नहीं है कि उन ई रिक्शा को वहां? नहीं, ई रिक्शा नहीं बंद करना चाहिए, एकदम। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। नहीं, काफी जाम भी लगता है मगर। नहीं, इससे कोई, देखिए उनका भी रोजी रोटी है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम पैसा दे रहे हैं, मगर सरकार ने रूट तय किया है, मगर वो जबरदस्ती अगर मेट्रो के नीचे जिस तरीके से बंद है, उस रूट पे 11 रूट बंद किए गए हैं जो वीआईपी रूट है, तो उसपे भी रिक्शा चलता हुआ नजर आता है। सवाल ये, जब रिक्शा कहीं मौका पाएगा तो कहीं न कहीं रास्ते से निकलेगा ही, जाम देखेगा तो, क्योंकि उसको भी अपना समय पे पहुंचना है, रोजी रोटी का सवाल है। कौन सी सरकार के काम से ज्यादा हमारे खुश है? प्रधानमंत्री जी जब बनारस में चुनाव लड़ने आए थे, क्योंकि मैं बनारस से सटा जिला भदोही है, बनारस में पढ़ा लिखा हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस अच्छी तरह, आज भदोही भले बन गया। इन्होंने सरकार का काम अच्छा लगा नहीं हमको? हम तो अदर सरकारों का काम अच्छा लगा, इनका काम अच्छा नहीं लगा। जुमलेबाज प्रधानमंत्री बनारस में चुनाव लड़ने आए थे, तीसरी बार भी आने की तैयारी कर रहे हैं। राजधानी टोक्यो बनाना चाह रहे थे। आज तक हमें लगता है डबल पंच हो गया, फिर उसका नाम ही नहीं लिया कि टोक्यो बनेगा, झोक्यो बनेगा, पक्यो बनेगा, कि
बनेगा क्या बनेगा भगवान जाने। अब बनारस में रही क्या बनारस था, जैसे था वैसे आज भी है। झूठ बोल रहे भैया। पूछिए कैसे। अभी एक सज्जन कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। एक सज्जन कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर पार्टियों की सरकारें थी तो 3-3 घर के पास एक मंदिर होता था, एक मंदिर होता था। यदि वह दंगा होता तो बड़ी समस्या बनती। आज वही दंगाई, वही लोग मंदिर को खत्म कर दिया। वो मंदिर देवी देवता कहाँ चले गए भगवान जाने। राम मंदिर तो बन गया। कौन राम मंदिर, कौन राम मंदिर? जो नरेंद्र मोदी अंगुली पकड़ के राम को ले आए हैं, कहाँ से ले आए? कर्नाटक से लाए, केरल से लाए, बंगाल से लाए, गुजरात से लाए, महाराष्ट्र से लाए, मध्य प्रदेश से लाए, कहाँ से लाए? वो राम कौन सा राम है? सवाल करिए ना कि 500 सालों से वो राम जी नहीं आ पाए थे, अब वो आ गए हैं। राजा शरद के बेटे हैं कौशल्या को। देखिए अभी सवाल उस पर खड़ा करेंगे आप तो ये बड़ा लंबा सवाल है। जब माननीय किसी ऋषि ने, अब कौन ऋषि थे, कौन किस जात के थे, मैं उसमें नहीं, किसी ऋषि ने एक काम दिया, किसको दिया? दशरथ को दिया, और कहा कि आप कौशल्या सभी रानियों को खिला दीजिए। मान लीजिए कौन सा हिस्सा, यदि कोई संत हो तो बताए। शमशाद जी पूछिए ना कि 500 सालों तक नहीं आ पाए थे, विपक्ष की सरकार थी तब भी नहीं आ पाए थे, लेकिन इस सरकार में राम जी आ गए हैं 500 सालों बाद। तो क्या वाकई में उन्हें ऐसा लगता है कि काम नहीं हुआ है, अभी भी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है? सरकार में राम जी आ गए हैं। राम जी बहुत पहले, फिर मैंने कहा राजा दशरथ के राम बहुत पहले आए हैं। बाकी लोगों से बातचीत करिए शमशाद जी, द्वापर में आए, त्रेता में आए कि कलयुग में आए, भगवान जाने। लेकिन राम, हमारे जो राम थे आज भी दिल में राम है, तब भी थे, आज भी और रहेंगे। अभी मैं आपको कहानी बता रहा था, कौशल्या ने एक भाग खाया, एक ही लड़का पैदा हुआ। फिर कैकेयी ने कौन सा भाग खाया कि उनसे जो है ये क्या भरत पैदा हुए, और किस भाग को रानी सुमित्रा ने खाया कि उनको 2-2 लड़के हो गए। क्या इस पर कोई जवाब देगा? क्या माननीय नरेंद्र मोदी देंगे या अमित शाह देंगे? बोलने वाला कोई नहीं है, केवल बदनाम करने के लिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो कहना है साफ तौर से कि इनकी सरकार में राम जी को लाया। आपने कहा, हम तो बार बार कह रहे हैं राम थे, राम है, राम रहेंगे। राम को कोई लाया नहीं है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी कौन प्रधानमंत्री को देखना देती है? मैं गठबंधन इंडिया गठबंधन का जो भी व्यक्ति होगा। शमशाद जी हमारे साथ बने रहिए, कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अजितेश जी, आपने पूरी चर्चा सुन ली होगी इतनी देर में। सनातन धर्म को लेकर के क्या कुछ कह दिया गया, राम मंदिर को लेकर के, श्री राम को लेकर के क्या कुछ सवाल खड़े कर दिए गए। वही गठबंधन की सरकार को देखना चाहते हैं लोग। जी मैं बोलूं मैडम? जी अजितेश जी। देखिए पहले थी तो चाचा जी ने एक सवाल किया कि राम को कहाँ से लेके आए हो, कर्नाटक से लेके आए हो, एक तमाम जगह के नाम गिना रहे थे। जी बिल्कुल हम राम को ले आए हैं, उस राम को ले आए हैं जो राम 500 वर्षों से टेंट में थे, जो टेंट में थे, बरसात झेल रहे थे, धूप झेल रहे थे, गर्मी झेल रहे थे। हम उस टेंट से निकाल के राम को महल में ले आए हैं। अब भव्य महल जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। हमें इस बात का गर्व है। हमारा कोई चुनावी एजेंडा नहीं रहा है मैडम, ये हमारा ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं रहा है। मंदिर बनेगा या नहीं तुषार जी जवाब दे रहे हैं अजितेश जी आपके सवालों का। कोर्ट ने दिया हुआ था। अजीत जी ये चीज को याद रखे, बीजेपी ने 2 रुपए मंदिर में नहीं लगाए हैं, पूरे भारतवर्ष के लोगों ने दिए। सुन लीजिए, ठीक नहीं, ये इसी राम मंदिर को काल्पनिक बताया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसी राम मंदिर को कुछ विपक्षी पार्टियां ने चंद वोट बैंक के लालच में उसे काल्पनिक भी बताया था। श्री राम जी को देश की जनता वो भूली नहीं है। काल्पनिक की बात हमने कभी नहीं कहा कि हमारा चुनावी एजेंडा है ये, हमने कभी उसका पॉलिटिकल लाभ लेने की नहीं सोची। लेकर के आई, हम राम मंदिर को लेकर के आए। एक बाप अपने बेटे को लाने की क्षमता नहीं रखता है, हैं? आप राम को लाने की बात कर रहे हैं। टेंट से निकाल के लाए हैं, हम उस टेंट से निकाल के लाए, तंबू से निकाल के ले आए हैं। जजमेंट दिया, पिटीशन पड़ी थी, उस पे दुनिया भर की चीजें हुई, तब रिजल्ट जब फैसला आया तब राम मंदिर बना है। तर्कों पे रहा करिए, हवाई बातें नहीं हर जगह करी जाती है ऐसे सोशलाइज बैठ करके।
सुप्रीम पूरा- कोर्ट से पूरा बढ़ करके देश- बीजेपी थी। पूरा सुप्रीम देश कोर्ट जान ने रहा है कि फैसला राम मंदिर के लिए किसने माननीय आंदोलन किया है। न्यायाधीशों के पूरा द्वारा देश जान रहा है कि माननीय- राम पहले मंदिर सुने, को सुने लटकाने पहले, में पहले भटकाने सुने, में राम मंदिर पहले बनने न सुने। पाए, विघ्न डालने का काम कितनी पार्टियों ने किया है, पूरा पहले देश सुने, जानता मैंने है। जो बोला अपनी बात को आप पहले समझे। आपने जो बोला उस बात का आप जवाब। आपने बोला बीजेपी गवर्नमेंट राम मंदिर लेकर के आई, राम मंदिर को रामलला को लेकर के आई। क्या जो न्यायाधीश लोगों ने पिटीशन पे जो काफी समय से मुकदमा चल रहा अरे था, मैडम वो पिटीशन किसके, पहले सुने, बिल्कुल नहीं, पिटीशन को जो गलत बात। याचिका करता थे वो पहले लोग को सुने, जो पहले सुने। आपने बोला अभी अपने कन्वर्सेशन में, अपनी बात में, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी शासन प्रशासन के साथ मिलकर के हमने राम मंदिर का निर्माण किया। आपने बोला ये बात, तो मैंने ये बात बोली, क्या बीजेपी बिल्कुल मैडम हमारा नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, हमारा नारा था ये। पहले सुने, ये आपने नहीं कहा, आप पैदा भी नहीं होंगे तब से नारा चल रहा है। बिल्कुल हमारा नारा था, हमारी पार्टी का नारा था ये। पहले सुने, पहले बात को सुने, मैं जो बात अपनी क्लियर करूं उसके बाद बोले। आपने बोला बीजेपी गवर्नमेंट मंदिर लेकर के आई, आपने बोला बीजेपी रामलला को लेकर के आई, जो भी चीजें बोली। क्या बीजेपी से बढ़ करके न्यायपालिका है? न्यायपालिका ने जब आदेशित किया, ट्रस्ट बनाई गई, ट्रस्ट बनाने के बाद में तब मंदिर निर्माण हुआ है। उसमें बीजेपी का कोई क्या ट्रस्ट में नाम है कि बीजेपी इस ट्रस्ट की हिस्सेदारी है, या उसके जो भी सदस्य हैं वो बीजेपी से रजिस्टर्ड हैं? बातें तो ये बताइए, सारी विपक्ष की पार्टियां ही तो आरोप लगाती है कि बीजेपी वाले राम मंदिर बनवा दिए। पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष की बात नहीं कि आपने जो बात रखी ना, मैं किसी पार्टी विशेष से आती हूँ, मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ और उत्तर प्रदेश की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। आपने जो बात रखी, आपने जो अपनी चर्चा करी, उस बात का मैं जवाब चाहती हूँ। क्या बीजेपी न्यायपालिका से बढ़ करके है? बीजेपी में न्यायपालिका है, न्यायपालिका में बीजेपी है। नहीं क्यों नहीं, क्या अब आपको क्या बताएं, पूरी देश की जनता ने देखा था कि राम मंदिर को काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट में बताने वाली पार्टियों पे भरोसा करेंगे, राम मंदिर की कल्पना साकार करने वाली मोदी जी की तारीफ करेगी देश की जनता। देश की जनता भी इस बातों को समझ रही है, उसको गुमराह करने की जरूरत नहीं है कि मंदिर कैसे बना, किस आधार पर बना है। बीजेपी पार्टी फंड से कितना डोनेशन राम मंदिर को दिया गया था, जानकारी है आपको? ये आप जाके वहां पे जो राम मंदिर का आप बताएं, समिति बना वहां पता करिए। मैं अभी आपको ऑन रिकॉर्ड दिखाऊं सारी चीजें, मुंह बंद हो जाएगा। वो चीजें बोले जिन पे जानकारी हो, हवाई बातें नहीं बोली जाती हैं। बड़ा बड़ा पेपरों में ऐड आया था, किसी भी पार्टी फंड या राज्य सरकारों ने 2 रुपए का डोनेशन मंदिर पे नहीं दिया। जो भी मंदिर बना है, भारत की संपूर्ण जनता ने, उनके अनुयायियों ने चंदा दिया, उसमें जाकर के भव्य मंदिर बना। बीजेपी का उसमें कोई वो नहीं है। ये चीजें बिल्कुल मत बोले। हाँ, ये है बीजेपी के शासन में एक कार्यक्रम हुआ, उनके शासन प्रशासन, उनकी व्यवस्थाओं में मंदिर का निर्माण हुआ। मैडम, अगर हमारा शासन नहीं होता, हमारी सरकार नहीं होती, बीजेपी ने मंदिर बनाया। इससे पहले अजितेश जी, आप ही लोग कह रहे थे, जब विपक्ष कह रहा था कि ये बीजेपी का मंदिर है, बीजेपी का कार्यक्रम है, तब आप ही लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ये कार्यक्रम हुआ है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें। उसी टाइम पे तो मैं भी मानता हूँ, वो तो पूरा देश मान रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के आपने आदेश कुछ पे और कहा मंदिर बन रहा है, अजितेश जी। मंदिर को निर्माण करने में भारतीय जनता पार्टी अपना सहयोग दे रही है। शासन में होने के नाते, सत्ता में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अपना सहयोग दे रही है। अभी आपने कहा कि बीजेपी ही राम को लेकर के आई है। नहीं हमने नहीं कहा मैडम, जी। जो चाचा जी ने कहा कि राम को, बोला आपने, ये अभी हमने रिकॉर्ड कहा हो कि रहा हम- होगा ना, तो ये आपको सुनिएगा अजीत जी। नहीं सुनिए नहीं मैडम, बोला हमने जाता। जो बोला हमें याद है, हमने कहा कि हम तंबू से निकाल के ले आए हैं। आपने बोला हमने तंबू से- मंदिर बनाया, बीजेपी शासन ने, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी पार्टी ने राम मंदिर बनाया। अरे बीजेपी मैडम, पार्टी क्या ने बात उनको करती टेंट से है? निकाल करके वहां लेकर हमारी गया। पार्टी, हमारी सरकार भी है यहाँ पे, आप भूल रही है ये। हमारे यहाँ यूपी में सिर्फ पार्टी नहीं, हमारी पार्टी की सरकार भी है यहाँ पे। हमारी सरकार ने पूरा उस पे अपना पार्टी पैसा, होती सरकार ने है, एक रुपया नहीं लगाया, सरकार मगर होती है, बाप के अरे बिना मैडम- बेटा नहीं होता है। पार्टी से ही सरकार बनी है, अलग से नहीं आया। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं से पार्टी है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं होता है। पूरे वहां पे हमारी जो लड़ाई लड़ने वाले कोर्ट में कमेटी थी, निगरानी समिति, सब मिलके अपनी जो है उन्होंने कमेटी निर्धारण करके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सरकार पूरी इसमें व्यवस्था दे रही है, सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। किसी प्रकार का उत्पात न हो, कोई अराजक तत्व, कोई घटना ना हो, फिर उसकी पूरी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है उसकी। वो तो पहले भी मॉनिटरिंग करती थी, पहले की भी सरकारों ने वहां सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी थी। नहीं पहले की सरकारें ऐसी थी कि वो काल्पनिक बताने वाली सरकार थी। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको मैडम। सुरक्षा व्यवस्था क्यों कर रखी थी फिर? आप इस पे क्यों नहीं बोल रही हैं कि कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके
काल्पनिक बताया था राम मंदिर को, क्यों नहीं बोल रहे बिल्कुल यार? जो बताया है था, बिल्कुल हाँ। बताया था। तो देश की जनता ने उसका जवाब भी दे दिया कांग्रेस को। देश की जनता ने ऐसा सत्ता से बेदखल किया कि कांग्रेस की स्थिति आज इतनी बदतर हो गई है कि 20-25 सीट नहीं आने वाली है 2024 में। देश की राम जनता ने मंदिर इनको ही बन काल्पनिक गया बना है, दिया राम जो है। मंदिर बन गया है जितेश जी। अब वापस से लौट आते हैं लखनऊ की समस्याओं पर। शमशाद जी, एक सवाल ये भी है कि किन मुद्दों पर मतदान करेगी जनता, ये सबसे प्रमुख सवाल है, इसका जवाब लीजिए लोगों से। शमशाद जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जनता पार्टी किन मुद्दों पे लेके भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दों पे सरकार में आई थी 2014 में? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, 2 करोड़ नौकरी साल में दूंगा। इसका किसी काम में जो आए वो सामने आई उतरी खरी। तो जनता देख रही, जनता इतना पागल नहीं है। जनता को आप 5 साल बेवकूफ बना सकते हो, 10 साल बना सकते हो, लेकिन लगातार आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 7 सालों तक बेवकूफ बनाया है विपक्ष ने। और सबसे ज्यादा शमशाद जी, भ्रष्टाचार सवाल तो आप कर रहे करिएगा। हो। ईडी और सीबीआई छापा डलवा रहे हो, दूसरे दिन 200 करोड़ रुपए आप उसी कंपनी से ले रहे हो, उसी नेता से ले रहे हो। ये भ्रष्टाचार आप कहाँ खत्म कर रहे हो? जनता आपको वोट कैसे देगी, हमको बताइए। क्या मुद्दे रहेंगे? आइए थोड़ा सा आगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मतलब किस मुद्दा तो देखिए भ्रष्टाचार है, प्लस बेरोजगारी है, प्लस एक बार नारा ये है कि हर खाते 15 लाख आएंगे, हर खाते 15 लाख आएंगे। वो 15 लाख से 15 पैसे नहीं आएंगे इसमें, ठीक। और फिर अमित शाह जी ने कहा कि ये तो मजाक में कह दिया था, जबकि मैं भी बीजेपी का समर्थक हूँ। सुन लिए, मैं इनको चेता रहा हूँ कि ये अनगढ़ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सीधी कहूंगा, ये पहुंचानी चाहिए आपको बात। आप मतदान करेंगे, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो बहुत कुछ रहेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? फ्री का राशन बंद कीजिए, सीधी बात। ठीक। हम सबको भिखारी बना दिया आपने। नहीं भाई, मैं जानना चाहता हूं, लेकिन कुछ मैं लोगों का पूछना इससे चाहता भला भी हूं, हो रहा है हमारे शमशाद जी। भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, जितेश कुमार जी। जितेश जी हमको बता दें कि अपने एक वादे पे खरा उतरे हैं, वो तो हमको बता दें। मैं भाजपा को वोट दे दूंगा। मैं अंधभक्त बना था 5 साल, लेकिन अंधभक्ति जो है 5 साल में ही उतर गई। अभी कुछ लोग अंधभक्त हैं, अजितेश जी जवाब दे रहे हैं, अजितेश जी जवाब दे रहे हैं शमशाद जी। शमशाद जी, जनता को भी सुनाइए, फिर वो जवाब जो दिया जा रहा है कि जो चुनावी मुद्दा में ये आए थे जितेश जी, प्रवक्ता भाजपा के, कि मैं जो है बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। कितने करोड़ लोगों को नौकरी दिया जितेश जी बताएं हमको। अजितेश जी से सवाल किया जा रहा है। शमशाद जी बने रहिए, जवाब ले लेते हैं। अजितेश जी जवाब दीजिएगा, लगातार आपका नाम लेकर के बार बार जवाब मांगा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी पे, प्रदेश की जनता ने योगी जी पे भरोसा जताया है जी। तो वहां काम भी हो रहा है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई है, सरकारी नौकरियां। और सबसे बड़ी उसकी खूबसूरती ये रही है कि 1 रुपया किसी भी छात्र से लिया नहीं गया है, किसी भी अभ्यर्थियों से 1 रुपया नहीं लिया गया नौकरी के नाम पे। पूर्ववर्ती जो सरकारें थी यहाँ पे, इनका सिंडिकेट चलता था नौकरी के नाम पे। 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए रेट तय किए जाते थे। ग्रुप डी के एग्जामों के 20 लाख, 15 लाख रेट तय होते थे, और बेचारे जाके वो भर्तियां निरस्त भी हो जाती थी। मतलब और अभी लीक हो जाती है। जितना खिलवाड़, सुन लीजिए जी, छात्रों के भविष्य से जितना खिलवाड़ पूर्ववर्ती सरकारें में हुआ है, उतना खिलवाड़ किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। योगी जी जब से सत्ता में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता प्रदेश में आई है, लगातार नौजवानों के लिए काम कर रही है। सबसे ज्यादा उन्होंने काम ये किया है कि भर्तियां निरस्त ना हो, धांधली ना हो। उसके बावजूद भी इनकी इतना बड़ा सिंडिकेट काम करता था उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं भर्तियों में चूक करा देते थे, तो भर्तियां निरस्त भी हो जाती, जिसपे सरकार कार्रवाई भी की है, जेल भी गए हैं। जबकि कभी भी भर्ती निरस्त करने वाले को आज तक पकड़ा नहीं गया है, हमेशा सह दिया जाता सरकारों को। ये पहली सरकार है कि ऐसे शिक्षा माफियाओं को, ऐसे परीक्षा भर्तियों को लीक कराने वाले सिंडिकेटों को चिन्हित करके कार्रवाई की गई, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की गई है। तो नौजवानों का भविष्य जो है, 1 रुपया लिया नहीं जाता, फ्री ऑफ कास्ट व्यवस्था की जाती है,
तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने का प्रयास करे, नौजवानों जी। को नौकरियां देने का काम कर रही है, आगे फिर ज्यादा लेकिन 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, लगातार यही कह रही है देखिए, जनता, 2 एक ही करोड़ सवाल नौकरियां कर रही है। केंद्र जी। सरकार द्वारा किया गया था कि हम 5 साल में 2 करोड़ रुपया नौकरियां जी। देंगे। अब विपक्ष का काम क्या है कि उनको लगातार बहकाना। जैसे एक भाई साहब बोल रहे थे कि 2014 में आप बोले कि 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। जी। मोदी जी का आप इंटरव्यू पढ़िए, 2014 से वीडियो वायरल हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कि देश से बाहर इतना ज्यादा काला धन विपक्षी पार्टियों के नेताओं का है, अगर वो देश में आ जाए तो अमूमन एक एक लोगों के खाते में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। जी। कहने का मतलब ये था कि जितना पैसा देश में, इतना ज्यादा पैसा देश से बाहर, देश का पैसा काले धन के रूप में गया है, देश में आ जाए तो एक अमूमन 15 लाख रुपए लोगों को जेब में आ जाएगा। अब विपक्षियों ने क्या किया, देश की जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया। अरे मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए आपको मिलेगा, मिला नहीं, विरोध करो मोदी का। लेकिन देश की जनता ने क्या विरोध किया मोदी जी का? 2014 के बाद 2017 में कई राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी, वहां भी हम जीत गए। 2019 में फिर से ये मुद्दा विपक्षी द्वारा उठाया गया, फिर से पूरे देश में प्रचंड बहुमत से मोदी जी जीत गए। 2022 में पूरे राज्य में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, देश के कई राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगह चुनाव हुए, देश की जनता वहां भी जीत गई, मोदी जी के साथ खड़ी हुई, मोदी जी जीत गए। तो कहने का मतलब विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार देश की जनता को बहकाने का, बरगलाने का, गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मगर देश की जनता समझदार है, किसी की बहकावे में नहीं आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व को भरोसा है। जो व्यक्ति, जो सरकार 5 तो लाख एक साल आखिरी नौकरी सवाल, दे सकती एक है, आखिरी रुपए की सवाल धांधली फिर से किए इसी बिना। पर जवाब देते हुए ही उठा लेते हैं हम शमशाद जी के पास वापस से आते हैं। शमशाद जी, आपने सारा जवाब सुना, किस तरह से 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। लोगों को अब बताइए कि उन्हें क्या जवाब दिया गया है। 4.5 लोगों तक नौकरियां पहुंची हैं। इसके साथ ही कई सारी समस्याओं का समाधान भी किया गया। पेपर निरस्त हो जाते थे पहले, अब पेपर निरस्त नहीं होते, भले ही लीक हो जाते हैं लेकिन निरस्त नहीं होते हैं। शमशाद जी, सवाल करिए। सवाल पूछा था तो कहीं ना कहीं 4.5 लाख नौकरी दी गई, इस तरीके का दावा किया जाए। नहीं, जितेश जी कह रहे हैं कि मैं जो है, लोग विपक्ष वाले 15-15 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए ले करके नौकरी दिए हैं, सरकारी, उनकी सरकार थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप तो 100 करोड़ रुपए ले रहे हो ईडी सीबीआई भेज करके, वो तो 10-10 लाख रुपए ले रहे थे, कम से कम लोगों को, बच्चों को नौकरी दे रहे थे। आप क्यों नौकरी नहीं दे रहे हो? आप भी 10 लाख रुपए ले लीजिए। आप तो 100 करोड़ रुपए सीधा ढकार रहे हो, 200 करोड़ ढकार रहे हो। 8,500 करोड़ रुपए आप ईडी और सीबीआई भेज करके तो है, और उसके बाद वसूली कर रहे हो। तो वो तो 10-10 लाख रुपए में रह गए ना विपक्ष वाले। कम से कम लोगों का भविष्य तो सोरा। शमशाद जी, सवाल पूछिए ना कि ईडी और सीबीआई के रेट से इनको क्यों दिक्कत हो रही है? कि हमारे जितेश भाई बताए कि कितने लोगों का ये 10-10 लाख रुपया दिए हैं, कितने लोग उनके। शमशाद जी, ये सवाल जरूर पूछ लीजिए, ईडी और सीबीआई की रेट से इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? आखिर काला धन है, वो बाहर ही आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बोला गया था, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, 15 लाख रुपया ला करके काला धन 15 लाख रुपया एक अकाउंट में डालेंगे। 4 लाख नौकरी दी गई है, इसकी बात हो रही है। भैया किसको दे रहे हैं? 1-1 लाख रुपया जो है, इनके जो ठेकेदार हैं, एनजीओ चला रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपया लेते हैं। भर्तियों के फीस माफ, 11 महीने की नौकरी देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, वो पेमेंट भी नहीं पाते हैं। ये क्या बताएंगे? कोई वैकेंसी निकाले, ये किसी को भर्ती किए, इनका पेपर ही लीक हो जाता है हर बार। जितेश भाई, आप क्या बात कर रहे हो? आप सामने आइए, पब्लिक के वोट मांगने आइए, तो आपको पता चले कितना परेशान जनता है। 140 करोड़ जनता को आप भ्रमित कर रहे हो। आपकी अंधभक्ति, हमें खाली 5 साल में आज चश्मा मैंने हटा दिया हूँ, ठीक है? मैं भी भाजपा का कट्टर था, लेकिन आप जो है पूरा देश बेच रहे हो और पैसा ले रहे हो, रख रहे हो, और उसके बाद बता रहे हो कि मैं ईमानदार हूँ। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि बीजेपी जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनसे साफ तौर से जनता पूछ रही है, तो इसका जवाब। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जो लगातार जी अजितेश जी, बताइए। देखिए, मैं बता दूं, भाई साहब कह रहे थे कि मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता था जी, और अब मैं जाग चुका हूं, तो मुझे लगता है कि इनकी कोई महत्वाकांक्षा रही होगी, नहीं पूर्ति हुई होगी, तो ऐसा रख रहे हैं। लेकिन देश की जनता के लिए लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। देश पूरा बदलाव की ओर अग्रसर है। आज आप देखिए, पहले पाकिस्तान से कितने आतंकवादी हमले होते थे। देश में सबसे कम आतंकी हमले अगर किसी सरकार में, तो मोदी जी की सरकार में हुए हैं। पूरे देश दुनिया में मोदी जी का कद
मोदी जी ने भारत का कद बढ़ाया हुआ है अपने नेतृत्व से, लीडरशिप से। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देश आज देश को हमारे एक ताकतवर देश के रूप में आंक रहे हैं, वो हमारी मजबूती को आंक रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों का परिवर्तन आया है। रही बात, हमने सबसे ज्यादा देखिए योजनाएं चलाई है पूरे देश में। पहली बार ऐसा कोई सरकार है जिसने 5 लाख रुपए का इलाज गरीबों को लिए मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज देने का काम किया है, जिसके लाभार्थी 25 करोड़ परिवार रहे हैं मैडम। 25 करोड़ परिवारों को हमने 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य लाभ बीमा दिया है। लेकिन वो भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कह रहे हैं मैडम? आवाज वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। मैडम देखिए, मैं बताऊं ना कि देश की जनता 140 करोड़ है, तो जो योजना होती है वो गरीबों के लिए होती है। बहुत सारे उसमें मिडिल क्लास और बड़े श्रेणी के लोग होते हैं। सरकार जो योजना है गरीबों के लिए चलाती है। हम केजरीवाल की तरह नहीं है कि हर चीजें फ्री में बांट देते हैं, A to Z सबको फ्री देते हैं। सरकार का एक मूल कर्तव्य होता है कि जो गरीब, पिछड़े, वंचित लोग हैं उन तक हमारी सरकार की लाभ पहुंचे। आम आदमी को अलग तरीके से लाभ दिया जाता है, दूसरे तरीके से बड़े आदमी को लाभ दिया जाता है। अलग अलग योजनाएं होती है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन के तहत उनको गैस कनेक्शन दिया है। जो माताएं बहनें धुएं से जीवन उनका धुएं से नष्ट हो जाता था, गैस बनाते वक्त, खाना बनाते वक्त चूल्हे पे, पहली बार किसी सरकार ने उनके बारे में सोचा है। जो दूसरा काम मैडम मैं बताऊं, हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ परिवारों को 6,000 रुपया, 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को 6,000 रुपया सालाना देने का काम किया है। हर तिमाही 3-3 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया हर तिमाही देने का काम किया है। कहने का मतलब मैडम यह है कि हमने जो काम किया, हमारी सरकार ने पीएम आवास की भी बात कर लेते हैं ना जितेश जी, पीएम आवास की भी बात कर लेते हैं, जिसका सवाल उठाया प्रियंका जी ने, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या वाकई में अभी तक जितने भी फॉर्म भरे गए, जितने भी रजिस्ट्रेशन कराए गए, उसमें एक भी ट्रांसजेंडर ऐसा निकल करके नहीं आया जिसने फॉर्म भरा हो, जिसने रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की हो कि उसे भी पीएम आवास मिल सके? देखिए मैडम, मैं एक चीज बताऊं, अगर आप मुझे पहले बताती कि ट्रांजिस्टर मैडम बैठेंगी प्रियंका जी हमारे साथ, तो मैं इनकी पूरी डिटेल, देखिए क्या होता है बिना तैयारी के नहीं हो पाता, तो मैं उसका आंकड़ा भी आपके सामने प्रस्तुत करता। पेश कर रही है ना, वो आंकड़े तो पेश कर रही है ना अजितेश जी। सोचा होगा कुछ ना कुछ जो है अजितेश जी, ये कहना है किसी तरीके से जब कौशलानंद गिरी जी को सरकार ने अपना सरकार में हिस्सेदारी दी गई है, सरकार में उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल गलत बात अजीत जी, आप एक बार उनको फोन करिएगा। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जो होता है उसका उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा आई कार्ड बनाया जाता है। केवल और केवल आई कार्ड सोनम चिश्ती का बना हुआ, वो बोर्ड की सदस्य है, ना कि राज्य मंत्री है। नहीं मैडम देखिए, जो मैं पूरी जानकारी नहीं है, मैंने देखा बहुत ट्रांसजेंडर से बहुत देश से जुड़ी हुई हूँ। ऐसी भ्रांतियां, ऐसी गलत अफवाहें यहाँ बैठ करके ना फैलाएं। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि मैं आपने बोला उनको राज्य मंत्री, मैं अभी आप अपने आप को बोलने लगो राज्य मंत्री। अभी मैं बोलूं, आप अपना आई कार्ड दिखाओ तो है कोई प्रूफ आपके पास? नहीं, मैं उनका देखा हुआ हूँ, कहीं लिखा था, क्या लिखा था? मैं, आप फोन करिएगा, नंबर ना हो मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है? हम लोग साथ में बैठने वाले लोग हैं। बोर्ड में सदस्य बना दिया, गाड़ी में तेल डलाने का पैसा था गवर्नमेंट नहीं देती उनको। तो ये गाड़ियां तो मिली उनको, गाड़ियां बताया ना आपको। क्या बोला मैंने? बोर्ड बनाना, राज्य मंत्री का दर्जा देना, हमारी सरकार ने आपके विषय में सोचा। देखिए मैडम, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी सरकार ने आपके समाज के विषय में सोचा कि नहीं सोचा, ये इम्पोर्टेंट है। हमारी सरकार ने आपके समाज के बारे में सोच के अपनी सरकार में प्रतिनिधित्व दिया कि नहीं दिया, ये इम्पोर्टेंट है हमारी सरकार की। पहले हमारी कम्युनिटी के लोग मेयर रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, पहले जानकारी करें। बिल्कुल, इसमें भी बनेंगे। आइए आप लोग जनता के बीच आइए, टिकट मांगिए, क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा कहीं भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नहीं मिलेगा। आप आइए, आप मांगिए टिकट, क्यों नहीं मिलेगा? आगे विधानसभा का चुनाव है, आप मांगिए किसी विधानसभा से क्षेत्र के बीच जाइए। बस अभी यही देखना बचा है अजितेश जी, सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। प्रियंका जी लगातार प्रयास भी कर रही हैं कि उनकी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके, उनकी कम्युनिटी और बेहतर हो सके, और कई सारी चीजें करने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका जी। साथ ही हिस्सेदारी भी चाहती हैं। तो ये देखना बचा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात लगातार कर रही है, वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए क्या करती है। क्योंकि प्रियंका जी लगातार आगे आ रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनकी कम्युनिटी के लिए बेहतर किया जाए।
पीएम आवास के लिए भी बात कही गई, पीएम आवास के लिए भी सवाल उठाए गए। तो अब देखना यह है कि वाकई में क्या किसी ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसके बीच में कुछ हुआ है। तो ये सारे सवाल इस वक्त प्रमुख रहे हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये सारे सवाल तो उठ गए हैं, लेकिन इसका जवाब मिलना भी बेहद जरूरी है और इसका जवाब भी मिलना चाहिए लोगों को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। जो सारी समस्याएं आ रही हैं, जिसका निदान की लगातार बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वहीं लखनऊ की समस्याओं की अगर बात करें, ट्रैफिक जाम की समस्या से पूरा लखनऊ लगातार जूझ रहा है। बाहर से आने वाले लोग भी इस जाम का समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है और इससे जूझ रहे हैं। तो देखना यह है कि इन सारी समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी हो पाता है। साथ ही उज्ज्वला योजना की भी बात कही, गैस सिलेंडर की दाम कम कर दिए गए हैं, इस पर भी कई सारे सवाल उठाए गए कि लोकसभा चुनाव से पहले ही दाम क्यों कम किए गए हैं, उसके बाद इसे बढ़ा दिया जाएगा। तो देखना वाकई में बचा हुआ है कि तीसरी बार सरकार क्या वाकई में पीएम मोदी की आती है या फिर कोई और सरकार बदल जाएगी, जैसा कि गठबंधन की बात कही जा रही है। और क्या गठबंधन आता है तो ये इन सारी समस्याओं का समाधान कर पाता है। लखनऊ की जनता जिन समस्याओं से लगातार परेशान है उसका समाधान कर पाता है। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि कही जाने वाले लखनऊ संसदीय सीट 1991 में बीजेपी के पाले में आई थी और तब से लेकर के 2014-2019 तक इस सीट पर बीजेपी की ही जीत लगातार जारी रही है। जहां अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लगातार 5 बार चुने गए हैं। वहीं उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद 2009 में बीजेपी के टिकट से इस सीट पर लालजी टंडन को जीत मिली थी, जिसके बाद लालजी टंडन ने भी अपने राजनीतिक परचम को खूब लहराया। बता दें, अस्तित्व में आने के बाद से यह लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी की रही है और यहाँ हुए पहले 3 आम चुनाव लगातार कांग्रेस ने भी जीते हैं। उसके बाद 1967 में हुए आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण ने जीत दर्ज की थी। हालांकि जीत का ये दौर यही नहीं रुका और ये सफर यूं ही चलता रहा। बता दें, उत्तर प्रदेश का लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने आप में ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 2019 के आम चुनाव में भी यहाँ बहुत मजेदार चुनाव मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने पिछले चुनाव में 3,47,302 मतों के अंतर से जीत दर्ज किया था, जहां उन्हें 6,33,026 वोट मिले थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सपा के उम्मीदवार पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को मात दी थी। पूनम को 2,85,724 वोट मिले थे। अब देखना यह है कि तीसरी बार किसकी सरकार बनती है, तीसरी बार भी गद्दी पर कौन क्या पीएम मोदी ही सवार होते हैं या इस बार तख्ता पलट हो सकता है, गठबंधन को मौका मिल सकता है, जैसा कि भरोसा भी दिखा रही है देश की जनता। तो अभी देखना यही है कि लोकसभा चुनाव में आगे क्या कुछ होता है। चुनाव के हर एक मुद्दे पर हमारी अब नजर रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज। है लगातार रणभूमि में क्या होगा इस बार, किसान है परेशान, युवाओं पर भी आई है आंच। क्या राम मंदिर से बन पाएगी बात या महंगाई रणभूमि में देगी मात? जनता की दहाड़ हम सुनेंगे इस बार।